संघर्ष महज एक शब्द नहीं है। ये सफलता को पहचान देने वाला एक एहसास है जिसकी कीमत सिर्फ वही जानता है जिसने इसे जिया हो। दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास पारासर एमपीपीएससी के छात्र छात्राओं के संघर्ष के सफर को आसान बनाने के उद्देश्य से एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज के साथ हाजिर हूं जिसमें आप अपने एमपीपीएससी सिलेक्टेड नायकों की संघर्ष की कहानी सुनेंगे, खुद उनकी जुबानी। तो लीजिए शुरुआत करता हूं मैं ऐसे ही एक नायक से जिनका नाम है हिमांशु कार्तिकेय। ये वर्तमान में टीकमगढ़ में डीएसपी पद पर हैं। इनका चयन वर्ष 2015 में डीएसपी पोस्ट पर हुआ था। उससे पहले 2013 में भी ये सीटीआई पोस्ट पर सेलेक्ट हो चुके हैं। 2014 में असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पद की शोभा भी बढ़ा चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मैं अच्छा हूँ, बताइए। तो मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ, आपकी चीजों को लेके जानना चाहता हूँ कि ये एमपीपीएससी का सफर और उसमें आने वाली चुनौतियाँ कितनी जटिल थी आपके लिए? एमपीपीएससी का सफर मेरे लिए बहुत ज्यादा जटिल नहीं था जी। मैं अपनी आपको जीवन गाथा के रूप में इस सफर तक लाने का कोशिश करता हूँ। जी। मैं बेसिकली छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ जी। और मेरा जो बाकी परिवार है वो सिवनी में रहता है और जी। वहीं से ही मैंने अपनी एजुकेशन की शुरुआत की थी। केंद्रीय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की। क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, अलग अलग जिलों में। सिवनी में पढ़ा, बालाघाट, सागर, दमोह, होशंगाबाद, भोपाल इत्यादि जगहों में पढ़ाई की। स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव रहा मैंने काफी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन किया है। उसके बाद में तब तक कहीं पीएससी जैसी चीज लाइमलाइट में नहीं थी जी। क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं एक एमपीपीएससी से चयनित छात्र रहे। मेरे घर में काफी लोग हैं, मेरे मामा, मेरे पिताजी, बड़े पिताजी और मेरे उनके बच्चे, मेरे भाई वगैरह, मेरे नाना जी इत्यादि सभी गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं बचपन से था कि एक ये सेक्टर बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ सेटल रहती है यहाँ पे जी। पर मैं अपना कुछ रूट तय नहीं कर पा रहा था उस टाइम तक, क्योंकि मैं 12th में ही था जी। और उस दौरान 11th-12th के समय में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना हाथ आजमा पाऊँ। जी, मैंने फिर वहाँ पे एक डिप्लोमा किया और उसके साथ में कुछ कुछ छोटे मोटे वर्क करना शुरू किए। क्योंकि फाइनेंशियली मैं कभी वीक नहीं रहा, मेरे घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं रही, तो ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि जब ऐसा कहा जाता है कि जिसके पिताजी या परिवार में काफी पैसा हो या प्रतिष्ठा हो, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते में चला जाता है। बिल्कुल। तो मेरे लिए चुनौती थी कि उस रास्ते पे ना जाऊं। फिर जब मैंने मैथमेटिक्स से 12th पास की, अब मेरे पास में ऑप्शन उस टाइम तो कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, तो ऑप्शन के रूप में इंजीनियरिंग ही होती है जनरली मैथ स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने एक भारत की बेहद ही प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग करी। उसके बाद में फिर एक जगह मेरी जॉब लगी, तो मैं वहाँ पे हॉटवील्स करके बड़ी कंपनी है, वहाँ मैंने जॉब करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है मुझे। मैंने कहा अपनी पढ़ाई परस्यू करना बेटर होगा। तो फिर मैंने फिर से पढ़ाई करना शुरू करी और उसी साल मैंने फिर इंटीरियर डिजाइनिंग की डिग्री कंप्लीट करी। वाह। क्योंकि मैं पहले डिप्लोमा कर चुका था तो उसको सरेंडर करके मैंने डिग्री कंप्लीट करी अपने। उसके बाद में भी फिर जब मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर, फिर मुझे तब लगा कि तब भी मुझे कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और मैं अपने रास्ते 2 बार बदल चुका था। फिर मैं एक और नए रास्ते पे चलना शुरू किया और फिर मैंने एमबीए का एग्जाम दिया और 22 लाख मेरा एमबीए में सिलेक्शन हो गया।
वाह। और फिर एक और भारत के एक और बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज से मैंने MBA किया। उसके बाद में वहां से फिर मेरा बहुत सारी कंपनियों में, भारत की बहुत सारी प्रतिष्ठित कंपनियों में मेरा चयन हुआ। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से लेके सीनियर मार्केटिंग एनालिसिस्ट से लेके मार्केटिंग मैनेजर तक की काफी बड़ी बड़ी पोस्टों में मेरा चयन हुआ। फिर मैंने कुछ जगह नौकरी की भी जी। पर जो कहते हैं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आपका एक स्टेटस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बस मुझे वहाँ एक चीज मुझे हमेशा सुनाई देती थी कि जब मेरे परिवारजनों से लोग पूछते थे कि बेटा क्या कर रहा है, जी। तो वो बताते थे कि वो इस कंपनी में जॉब कर रहा है। तो वहां से एक शब्द आता था जो मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, और वो उस शब्द ने मुझे एक नया आयाम तक पहुंचाने में मदद करी कि वो लोग कहते थे अच्छा प्राइवेट में नौकरी करता है। हाँ, क्या तो वो एक शब्द था जो मुझे लगा कि लोगों का परसेप्शन बहुत ही गलत है। सिर्फ प्राइवेट में नौकरी करने वाले खराब नहीं होते हैं, पर फिर भी हमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए कि हम गवर्नमेंट नौकरी के लिए कोशिश करें। अच्छा, यहाँ तो मैं कहूँगा कि जैसे एक कहते हैं, अक्सर सुना होगा आपने, याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। तो ये स्थिति कैसी लग रही थी दिमाग में उस समय की, जब अरे प्राइवेट में तो लोग ऐसे ही होते हैं, तो भीड़ में अलग निकलना ही जिंदगी है, तो ये कब महसूस हुआ आपको? और जब मैं जॉब कर रहा था, और बहुत घिसा पिटा रूटीन होता है, आप जानते हैं उस चीज में जी। आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, आपको सुबह से लेकर शाम तक एक ही जैसा काम करना होता है। और जब आप बाहर निकलते हैं, आप जब अपनी कंपनी के बाहर ना, कंपनी के अंदर आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा होती है। जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आप एक आम आदमी की तरह होते हैं, और मुझे वो चीजें भी खटकती थी जी। जब हम काफी लोगों से डिफरेंट हैं तो हम क्यों ऐसा, मतलब हम एक आम लोगों की तरह ही जीवन जिए। जी। तो इस चीज ने भी मुझे किक किया कि आप कुछ और करने का प्रयास करो। तो मैंने फिर एक डिसीजन लिया। जी। मैं अपने एक बहुत अच्छे पैकेज को छोड़ के मैं जब घर आया तो घर वालों से मैंने बात की कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है, MPPSC की तैयारी करनी है या UPSC की तैयारी करनी है। जी। तो हाँ, पापा तो खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि भाई इस फील्ड में ज्यादा स्कोप है। जी। पर मम्मी ने बोला कि अब तुम्हारा डिसीजन है, तुम इस चीज को सोच समझ के ही डिसीजन लो, और अगर यहाँ से घर से जा रहे हो तो फिर कुछ बन के ही लौटना। तो मैंने घर अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया कि मैंने कहा मैं जा रहा हूँ और आपको 1 साल के अंदर अपना रिजल्ट ला के दूंगा मैं, और नहीं आया तो फिर मैं जो अपनी थी मेरी जिंदगी में वहीं वापस चला जाऊंगा। कितना कन्विंसिंग था सभी लोगों को समझाना, वो भी ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि कई बार रहता है जब ऐसे मोड़ पर होते हैं, जब हमें 2 राह में से कोई एक रास्ता चुनना होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने में। तो आपको कैसे वो अंदर से लगा कि यार डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स? क्या वो फीलिंग रही कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, मुझे वहीं जाना है जहाँ मेरी सोच मुझे ले जाती है, जहाँ मेरे सपने मुझे ले जाते हैं? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड भी गवर्नमेंट सर्विस वाला था जी। और मैं ऐसी सिचुएशंस में रह चुका था कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर का एक अलग ही सिनेरियो होता है जी। तो मैं इन चीजों से अब पर्सनली बाहर निकलना चाहता था। और अपने आप को आप जब तक चांस नहीं दोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो आपको चांस देना बहुत जरूरी है, और चांस आप खुद के लिए खुद ही बना सकते हैं, कोई दूसरा आपके लिए चांस नहीं बना सकता। यदि आप में कैपेबिलिटी नहीं है या आपकी इच्छा नहीं है और आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त घर वाले जबरदस्ती करें कि आपको नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, तो आप उस चीज को अचीव करने में बहुत सारे आपके सामने रोड़े आएंगे। जी। मेरे सामने ऐसा कुछ था नहीं। मैंने जब मेरा बैकग्राउंड को देखते हुए पापा ने कहा ठीक है चले जाओ, जी। तो फिर मैंने भी कहा कि जब तक नहीं बन जाऊंगा तो घर नहीं आऊंगा। लेकिन वो जब तक जो है वो मेरे लिए 1 साल था। वाह। मैंने एक टारगेट बनाया कि पहला PSC 2013 का PSC है मेरे सामने। जी। मैंने तैयारी करना शुरू करा। मैं इंदौर गया, मैंने इंदौर में तैयारी करना शुरू की।
अब मेरे पास में ऑप्शन था, मैं पहले दिल्ली जाने वाला था, पर चूंकि वहाँ पे सिलेबस काफी निकल चुका था, जब तक मैं ज्यादा होश में आया तब तक सिलेबस बहुत आगे बढ़ चुका था, तो मेरे पास में कुछ 6-8 महीने थे जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता था। और मैंने सोचा कि खाली समय घर में बैठ के, आप नौकरी छोड़ चुके हो और घर में बैठने से कोई मतलब नहीं है घर की तैयारी से, इससे बेटर है कि आप एक दूसरा स्टार्ट लो। तो फिर मैं इंदौर चला गया, मैंने वहां से तैयारी करना शुरू किया। जी। तैयारी करना शुरू किया, फिर एक एग्जाम आया हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, मैंने उस एग्जाम में बैठा और बाइला को मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर लेकिन मैं तैयारी कंटिन्यू रखी, वहां से छुट्टियां ले लेके मैं तैयारी अपनी कंटिन्यू रखता था। फिर मुझे एक और इंटरेस्ट जागा कि हम पढ़ तो रहे हैं, तो इस जो हमारे पास नॉलेज है पुराना, उसको भी डिलीवर किया जाए। तो मैंने एक छोटे से कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। फिर पढ़ाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके मुझे और अपॉर्चुनिटी मिलती गई, तो मैं इंदौर के कुछ बड़े संस्थानों में मैंने 1-2 लेक्चर लेना शुरू किया। तो साथ में मेरी जॉब भी चल रही थी, मैं यहाँ पढ़ा भी रहा था और अपनी तैयारी भी कर रहा था। अपने आप को मैं टोटल जलाना चाहता था। जब तक आप भट्टी में जाओगे नहीं तब तक पकोगे नहीं। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को पकाना चाहता था, जलाना चाहता था, इसलिए मैं बस उन सब चीजों में लगा रहा लगातार। मैं इस दौरान मैंने और भी एग्जाम दिए। मैंने एसएससी का एग्जाम दिया 2013-2014 में, सीजीएल का एग्जाम दिया, दोनों मैंने पास किए। फिर लेकिन मैंने वहाँ पे मुझे नहीं जाना था, तो फिर मैंने आगे बढ़ा नहीं उसमें। फिर मैंने छत्तीसगढ़ पीएचडी 2013, 2014, 2015 3 बार मैंने उसके मेंस क्लियर किए, 3 बार इंटरव्यू देने नहीं गया क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ नहीं जाना था। मैंने राजस्थान पीएचडी का एग्जाम दिया, उसका मेंस क्लियर किया, फिर मैं इंटरव्यू देने नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे मेरे मेंस एमपीपीएससी के चल रहे थे। तो इस तरह लगातार चलता रहा सिलसिला। और एक समय होता है पीएचडी वालों के लिए, जो सबसे ज्यादा वेटिंग का समय होता है कि वैकेंसी कब आएगी। तो बिल्कुल सही। किस्मत आप अच्छी कह लें तो वैकेंसी उस साल आ गई। और मेरा प्लान था कि मैं दिसंबर माह के बाद में जनवरी से दिल्ली ज्वाइन करूंगा, और मेरी सारी पैकिंग हो चुकी थी, सब तैयारी हो चुकी थी। मैंने कहा यहाँ वैकेंसी आने वाली है नहीं, तो इससे बेटर है कि आप दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी करता हूँ मैं। बस उसी साल जो है 30 दिसंबर 2013 को 2013 एमपीपीएससी की वैकेंसी आ गई और मेरा टिकट था 2 जनवरी का। तो फिर मैंने वो कैंसिल कराया। तो मैंने कहा चूंकि जिसकी तैयारी मैं कर चुका हूँ, फिर नए सिरे से नई तैयारी करने से बेटर है कि पहले इस चीज को आप पास करके जाओ यहाँ से। बस तो फिर मैं उसकी तैयारी में लग गया, प्री हुआ। इस दौरान यूपीएससी का भी मेरा प्री निकल गया। तो मेरे पास में 2 दिशा की 2 अच्छी जगह थी, तो मैं बस इन दोनों में तैयारी करने लग गया। फिर मैंने उसका सब्जेक्ट चला करते थे, तो सोशियोलॉजी और फिलोसफी 2 सब्जेक्ट लिए। फिर मेरा एक बार डायरेक्शन चेंज हुआ, मैं मैथ्स बैकग्राउंड का, फिर इंटीरियर, और उसके बाद में मैनेजमेंट बैकग्राउंड का होने के बाद मैंने फिर सोशियोलॉजी और आर्ट्स के 4 आर्ट सब्जेक्ट लिए और तैयारी करना शुरू किया। तो जैसे जैसे करके तैयारी करते रहे, इस दौरान मेंस हुआ यूपीएससी का, वो बाइलक वो वाला मेंस मेरा निकला नहीं। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये रहता है, जब इंदौर हम पढ़ने आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपने देखा है, एक प्रॉब्लम उनको हमेशा होती है खाना और एक स्टूडेंट वाली लाइफ, या हॉस्टल्स में रहना। हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो जो उनके कमरे हैं, उन कमरे में वो अपना खाना बना रहे हैं। एक बहुत बड़ा जीवन में वो एक स्ट्रेस भी उनके साथ चलता है ना। जैसे कहते हैं सिविल सर्विस को लेकर भी कहा जाता है कि अगर आप स्ट्रेस को नहीं झेल सकते तो सिविल सर्विस वाली जो सक्सेस है उसको भी नहीं संभाल पाएंगे। कितना सही था ये सब चीजें, कैसे मैनेजमेंट होता था? क्योंकि मैंने देखा है कि काफी लंबे समय तक 2013, 14, 15 आपको सक्सेस मिलती रही। क्यों? क्योंकि मेहनत आपने जम के की, है ना। जैसा कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ये तो तेरा ही हक है।
तो कहाँ तक आपको लग रहा था कि मतलब मैं तो अब करके ही मानूंगा, ये जो दाल चावल रोटी सब्जी ये जो लाइफ है ये कहीं आड़े आने वाली नहीं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जब मैं नई नई तैयारी शुरू की थी जुलाई 2013 में, जी। तो मैं बहुत ज्यादा, मैं चूंकि घर से एक मन बना के आया था कि मुझे सिलेक्शन चाहिए है, और एक पागलपन हो जाता है आपके अंदर। अक्सर शायद बहुत सारे स्टूडेंट में होता हो चाहे नहीं होता हो, तो मेरे अंदर में एक वो पागलपन हो गया था, और वो पागलपन लिटरली मतलब मेरे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा था। फिजिकल हेल्थ तो मेरी ठीक थी, पर मेरे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट बहुत ज्यादा कर रहा था। मुझे तरह तरह के सपने आते थे, जो मैं क्लास में पढ़ता था वही सपने मुझे आते थे। कभी कभी लगता था कि मैं ही महाराज अशोक हूँ और मैं यही संविधान लिख रहा हूँ, और मतलब उसको ऐसे करके सपने मुझे लगातार आया करते थे। और फिर मैंने उस टाइम पे एक मेरा दोस्त था, वो साइकियाट्रिस्ट था, तो मैंने उससे भी कंसल्ट किया कि मुझे नींद नहीं आती है और इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हूँ मैं। फिर उसने भी मुझे बताया कि आप थोड़ा रिलैक्स करो, 1-2 दिन घर हो आओ और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने वैसा किया, तो फिर रिलैक्स हुआ मैं। और उसके बाद में खाने के, जो आपने कहे, खाने की समस्या काफी होती है, क्योंकि आपका एक तो हम रहने वाले महाकौशल क्षेत्र के हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, और आप मालवा में जाके पढ़ रहे हैं तो वहाँ का लाइफस्टाइल अलग है। तो हम लोग दाल बाटी खाते हैं, या लोग दाल बाफले खाते हैं, तो एक चेंज बहुत ज्यादा हो गया था फूड हैबिट्स में। तो फिर भी लेकिन आपको यदि पढ़ना है, आपको करना है, तो पेट भरने के लिए खाओ। वो ऐसा बोलते हैं ना कि आप जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। तो बस वही स्थिति थी कि आपको जितना एसेंशियल है हम उतना ही खाया करते थे। वाह, तो बहुत अच्छा लगा बिल्कुल आपसे बात करके, और आपकी जो कहानी है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बहुत संघर्ष इसमें शामिल है। आपने काफी लोगों का करियर जो है संभाला है। मुझे याद है जब आप दैनिक भास्कर के लिए लिखा करते थे, और उसमें अलग अलग विषय पर आप जो है अपने विचार लिखते थे। दैनिक भास्कर सिर्फ एक ही, मतलब मुझे याद है आप ही को सिर्फ उन्होंने लिया था उसमें, और आपने स्टूडेंट्स के लिए एक पूरा सेगमेंट हमेशा लिखते थे कि आप मेंस में इस तरीके से आंसर राइटिंग करें, ऐसे मतलब इस लगातार एक लेखन शैली में जो निपुण थे, और दिन रात जो संघर्ष करके आप लिखते थे कि भाई अपनी जॉब भी है, और उसके बाद जॉब करने के बाद रात में मैंने देखा है आप 2-2 बजे तक जो है लोगों के लिए लिख रहे हैं वो कॉलम के लिए, ताकि अगले दिन जो है वो बच्चों को फायदा हो सके। क्या था मोटिवेशन, इतना जो है कहाँ से एनर्जी आती थी? मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बहुत इनिशियल स्टेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं लोगों को पढ़ाता रहा, और वो रेगुलर चलता रहा। मेरी जॉब पे जॉब लगती गई। मैं डीएसपी तक पहुंचने में 9 जॉब की मैंने। तो मेरी जॉब पे जॉब लगती गई, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्शन में मेरी जॉब लगती गई। पर उसके बाद में जब मैंने 2013 में सीटीआई पर ज्वाइन किया, और मैं अपने गृह जिला छिंदवाड़ा में था, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अब ये जो पढ़ाने वाला काम है वो छूट सा गया है, क्योंकि मैं काफी समय से, लंबे समय से पढ़ा रहा था लोगों को, और 3-3.5 साल मैंने एमपीपीएससी के बच्चों को पढ़ाया। तो फिर मुझे लगा कि ये चीज छूट रही है कहीं। और जब मैं अपने समय में एक चीज फेस करता था कि हमारे पास में बहुत सारी बुक्स होती हैं, पर ये पता नहीं होता कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। बिल्कुल। तो फिर मैंने एक चीज सोची, मैंने कुछ बड़े पेपर से बात की, तो उसमें से एक बड़ा पेपर तैयार हो गया कि सर हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं, तो आप जो भी आपका पेमेंट रहेगा वो देंगे। मैंने कहा नहीं, पेमेंट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं निःशुल्क करना चाहता हूँ ये चीज। तो वो भी तैयार होगा उस चीज में। तो मैंने कहा लेकिन मुझे कॉलम पूरे चाहिए, और जितना मैं लिखूं उसमें एडिट नहीं होना चाहिए। तो बोले नहीं होगा। तो बस उनका एक उनकी तरफ से हामी भरी गई, और मैंने फिर शुरू किया ये करना। मैं सुबह 9-10 बजे से अपने ऑफिस जाता था, शाम को 6-7 बजे तक ऑफिस में रहता था, और उसके बाद में रात में 10:30-11 बजे में अलग अलग बुक पढ़ के मैं उन टॉपिक्स को छांटता था जो कि बच्चों को डायरेक्ट चाहिए होते हैं। तो मैं फिर उन टॉपिक्स को छांटता था, उनका राइटअप बनाता था, और 2 बजे मेरे पास में एक डेडलाइन होती थी कि आप 2 बजे तक अगर आप दे लेंगे तो 3 बजे की छपाई में वो छप जाएगा।
तो मैं उस 2 बजे तक 11 से 2, 10 से 2, 10 बजे तक मैं वो करता था और फिर मैं छपने के लिए दे देता था, वो नेक्स्ट डे पेपर में आता था। ये काफी हिट हुआ, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, वो ये काफी हिट हुआ। पहले ये सप्ताह में 1 बार आता था और फिर उसके बाद में सप्ताह में 2 बार और फिर ये दैनिक हो गया। लगभग 3 से 4 महीने जब तक एमपीटीएस की प्री और मेंस की तैयारी चल रही थी तब तक मैंने ये चीज करता रहा और ये काफी वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं, मतलब इंडिया वाइड हुआ। वर्ल्ड वाइड क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से गया तो काफी बाहर तक के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। तो एक हमारे एक मित्र हैं जो बाद में बने मित्र, वो इस समय इजराइल में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर सर ये आप आज से 5 साल पहले कर चुके होते तो शायद मैं इंडिया में रह रहा होता। वाह। तो वो चीज भी सुन के अच्छा लगता है। एक कश्मीर से एक लड़की का वो आया मेरे पास में, डीएम आया, उसने मुझे ये चीज की बधाई भी दी और कहा कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें से जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमें काफी हेल्प मिली है इस चीज को लेकर। तो एक बड़ा अच्छा लगता था कि कोने कोने से लोग बाग अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को। वाह, सही बात है सर। जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें अपने बल व सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ही आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और हम अपनी मंजिल को हासिल भी कर लेते हैं। तो वह अंतिम लाइन के साथ आपके हौसले और आपके संघर्ष को सलाम करते हुए अपनी कहानी को यही खत्म करूंगा कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस खूबसूरत सी कहानी को हमारे सामने और सभी विद्यार्थियों के सामने लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Unacademy.